फ्रेंड्स, देखिए कल हमने पढ़ा था फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857। ये एक मैंने बताया था कि बहुत बड़ा रिवोल्ट था जो इंडिपेंडेंस के लिए हुआ था। तो देयर वर मैनी काजेस विच सेपरेट द रिवोल्ट। बहुत सारी ऐसी बातें थी जिससे ये रिवोल्ट हुआ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं काजेज ऑफ रिवोल्ट। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज हम सिर्फ पढ़ेंगे पॉलिटिकल काजेज। क्या कारण थे, राजनीतिक क्या कारण थे जिससे ये रिवोल्ट हुआ। लेट अस स्टार्ट। द रिवोल्ट वाज द आउटकम ऑफ वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट दैट हैड बीन बॉइलिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर ए लॉन्ग टाइम। अंग्रेजों के बिहेवियर को देखकर, उनकी नीतियों को देखकर भारत के लोगों में एक बहुत बड़ा रिसेंटमेंट होगी। रिसेंटमेंट का मतलब होता है क्रोध, और इतना हो गया कि बॉइलिंग अगेंस्ट, कि वो क्रोध, वो जो गुस्सा था वो एकदम इतना उबाल लेने लगा और फूट गया किसमें, रिवोल्ट के माध्यम से। द इंडियन सिपाही वर डिससेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट meted आउट ऑफ द अदर। जो भारत के सिपाही थे वो अंग्रेजों से खुश नहीं थे, क्योंकि जो अंग्रेज थे अपने लोगों के साथ, अपनी आर्मी के साथ, अपने सोल्जर के साथ अच्छा बिहेव करते थे और भारतीयों के साथ बड़ा गलत ट्रीट करते थे। उनको दंड बड़ा देते थे, उनको सैलरी कम देते थे। इसलिए सिपाही जो थे, इंडियन सिपाही स्पेशली, वो बहुत नाराज से थे। द इंडियन रूलर बहादुर शाह जफर, तांत्या टोपे ऑफ ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई झांसी and Nana Sahib of Kanpur had personal score to settle with the British। ये चारों जो राजा थे या जो ये थे शासक थे, इनके भी एक पर्सनल कई बातें थी जिससे ये बदला लेने चाहते थे उनसे, अंग्रेजों से, और उन्हें निकालना चाहते थे भारत से। They led the revolt in their respective territory। इसलिए उन्होंने अपनी अपनी टेरिटरी में, अपने टेरिटरी का मतलब होता है भूभाग में, अपने क्षेत्र में उन्होंने अपने अपने ढंग से विद्रोह किया। द कॉमन पीपल ऑफ दिल्ली, लखनऊ, ग्वालियर एंड अदर प्लेसेस हैड नो नैरो एम्बिशन ऑफ पावर और मनी। दे वांटेड एन एंड ऑफ द फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन। जो आम व्यक्ति थे, चाहे वो दिल्ली, लखनऊ, ग्वालियर या किसी भी प्लेस का होता था, उनका कोई अपने लिए कोई ऐसा एम्बिशन नहीं था, नैरो एम्बिशन नहीं था। केवल ना ही वो पैसे के लिए लड़ना चाहते थे, ना ही पावर के लिए। सिर्फ वो तो ये चाहते थे कि भारत आज़ाद हो जाए और फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन से, जो विदेशी शोषण है हमारा हो रहा है, विदेशी हमारा शोषण कर रहे हैं, इससे हमें छुटकारा मिले। The policy of annexation of Dalhousie, particularly the doctrine of lapse, created fear and resentment among Indian ruler। इसके साथ साथ लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति चला दी। दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एक नीति बना दी है, इससे जो वहाँ भारत के जो शासक थे या राजा थे, उनमें एक और भी डर पैदा हो गया। इस नीति का सिर्फ उद्देश्य ये था कि कुछ एक इलाकों को जो अंग्रेज थे वो अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। कौन से राज्य थे बताऊंगी अभी। दे वर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट हियर टू देयर थ्रोन। इससे क्या था, जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की एक नीति थी, जिन राजाओं की कोई औलाद नहीं होती थी, जिनका कोई बेटा नहीं होता था, या तो उनको क्या होता था कि किसी भी दूसरे राजा की या किसी की भी औलाद को, बेटे को अडॉप्ट करने की अनुमति नहीं थी। पहले होती थी, दत्तक पुत्र होता था तो वो राज्य चलाता था, लेकिन अब ऐसे बहुत सारे राजा थे जिनका औलाद नहीं थी या जिनका बेटा नहीं था। तो ऐसे राज्य को जो अंग्रेज थे वो अपने राज्य में मिला लेते थे। दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। इसलिए they were not allowed to adopt here। here का मतलब होता है उत्तराधिकारी, to the throne। throne का मतलब होता है राज गद्दी के लिए।
उनको अलाउड नहीं थी, परमिशन नहीं थी कि उन राजा को अडॉप्ट करने की। दिस पॉलिसी एंश्योर्ड दैट दोज किंगडम वेयर द किंग डिड नॉट हैव द नेचुरल हेयर वुड बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश आफ्टर द डिमाइस ऑफ द किंग। इसलिए जिन राजाओं के ऐसे नहीं थे, हेयर नहीं थे, उत्तराधिकारी नहीं थे, या जिन राजाओं के बेटे नहीं थे, उनकी डेथ के बाद उनके राज्य को ऑटोमेटिकली अंग्रेजी राज्य में मिला दिया जाता था। इट इज बिलीव्ड दैट इफ द ब्रिटिश वुड हैव नॉट स्नैप्ड द कंपनसेशन द किंग वर पेड अर्लियर इन रिटर्न ऑफ शेयर इन गवर्नमेंट, द किंग वुड नॉट हैव ज्वाइंड द रिवॉल्ट। और इसके साथ उन्हें विश्वास था कि अगर ब्रिटिश अगर ऐसे कंपनसेशन उनको देते थे, कंपनसेशन का मतलब होता है कि कुछ एक पैसा राजाओं को, और बाद में उन्होंने ये कहा कि वो किसी भी सरकार के साथ या युद्ध में कोई सांठगांठ नहीं करेंगे, कोई मतलब सपोर्ट नहीं करेंगे। द ब्रिटिश साइन मैनी ट्रीटी, इसके साथ साथ अंग्रेजों ने राजाओं के साथ और भी बड़ी संधियां की। द ब्रिटिश साइन मैनी ट्रीटीज, ट्रीटीज का मतलब संधियां, विद द किंग राजाओं के साथ, एंड द नवाब, बट वायलेटेड देम एज पर देयर कन्वीनियंस। लेकिन कन्वीनियंस का मतलब था सुविधा। ये पॉलिसी, ये संधियां सिर्फ उन्होंने अपनी सुविधा के लिए बनाई, जैसे जैसे उनको ठीक लगता था राजाओं के साथ वैसी सांठगांठ कर ली। वन सच ट्रीटी साइंड विद अवध विद सब्सिडरी अलायंसेस इन 1801, और एक संधि उन्होंने जो अवध में भी की। द नवाब वालिद अली खां was compelled to accept the permanent British army within the territory and to pay a subsidy for maintenance। इसमें ये नवद का जो नवाब था अवध का, उसको एक संधि पर जबरदस्ती साइन करने पड़े। किसके लिए? कि उसको आर्मी रखनी होगी, परमानेंट ब्रिटिश आर्मी, अपनी क्षेत्र में, अपनी टेरिटरी में और अपने खर्चे पर, और उसको कुछ न कुछ सब्सिडी देनी पड़ेगी, कुछ न कुछ पैसा देना पड़ेगा उनकी मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए। He could not recruit any other European in his service without the prior approval, had to station resident in his court। और एक उन्होंने अपनी कोर्ट बनाई जिसमें एक लॉ बना दिया कि बिना उनकी अनुमति के कोई भी नया सैनिक भर्ती नहीं किया जाएगा। नवाब किसी को भी भर्ती नहीं कर सकता, विच रिड्यूस द पावर ऑफ नवाब। इससे क्या हो गया, जो वहाँ के नवाब थे उनकी पावर बिल्कुल कम होती गई। ग्रेजुअली द इंडियन लॉस्ट ऑल द ट्रस्ट इन द ब्रिटिश, और अंत में भारत के लोगों का या जो शासक थे उनका अंग्रेजी सरकार में, अंग्रेजों के जो प्रति विश्वास था वो बिल्कुल खत्म हो गया। अवध हैड एन एलॉय ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर नियरली ए सेंचुरी। अवध ने इस बात का है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कम से कम 100 साल तक अवध का शोषण किया। सो इट वॉज अनेक्स्ड इन द प्ली दैट द गवर्नमेंट वॉज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। और इसके बाद दलील करने पर, प्ली का मतलब होता है दलील, इतनी रिक्वेस्ट करने पर गवर्नमेंट को, दलील करने पर कोई उनकी फेवर में या कोई अच्छे से काम नहीं किया। द नवाब वाज एग्जाइल्ड टू कलकत्ता, और जो वहाँ का नवाब था उसको कलकत्ता भेज दिया गया, और बेगम हजरत महल टुक ओवर द रेन ऑफ अवध। और ये था जो बेगम थी हजरत महल, और उसको ये सौंप दिया गया, इसकी शासन या इसकी सत्ता अवध की उस रानी को सौंप दिया गया। दिस शॉक्ड द अदर रूलर। इस ऐसी नीतियों को देखकर जो अन्य शासक थे वो भी बड़े चिंतित हो गए, दुखी हो गए। थैंक यू।